नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का थ्रिल है 4 नवंबर। अच्छा, आप लोग को याद होगा 4 नवंबर 2024 को क्या हुआ था, और नहीं याद तो पूरे साल भर तो याद रहा ही था। मैं आपको थोड़ा याद दिलाती हूँ। आज के दिन अमेरिकन सिटीजन्स ने अपने वोट की ताकत से हम सबको, पूरी दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया था, जो कि ट्रंप का कमबैक हुआ था दूसरी बार बतौर प्रेसिडेंट। हालांकि 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन शायद वो 4 नवंबर और आज का दिन, कितने सारे बयान। तो एक और बयान आया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं खलबली मची है, कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो हम इस फील द थ्रिल में आज का जो थ्रिल है कि आखिर ट्रंप ने जब कहा कि मैं 150 बार दुनिया खत्म कर सकता हूं न्यूक्लियर टेस्ट करके, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके, उसका मतलब क्या है। उसके पीछे ये जो कंफ्यूजन फैल रहा है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या वो किसी एक कंट्री को कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो किसी पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो चाइना के साथ इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि वो रशिया को डाउन करना चाहते हैं? और इसमें भारत का क्या पर्सपेक्टिव है, भारत कहाँ खड़ा है? और एक सबसे बड़ा, भारत के लिहाज से बड़ा मैसेज कि आखिर पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जो भारत को नहीं पता। तो ये सारी भ्रांतियों को आज हम इस चर्चा में दूर करेंगे, और इस चर्चा के अंत में मैं उम्मीद करती हूं कि आपके वो तमाम सवाल जो मन में उठे होंगे वो दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर सवर्ण सिंह साहब, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीके त्यागी साहब, साइंटिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे बहुत कुछ समझेंगे। और ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब हैं, रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपसे भी बहुत बहुत कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे, ये ब्लफ गेम है या इसके पीछे कोई वजह है? आखिर क्यों ट्रंप ने ऐसा कहा? देखिए, परमाणु अस्त्रों के इतिहास में जाएं तो ब्लफ का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहता है कि आपके जो दुश्मन हैं वो क्या सोचते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके हैसियत क्या है, वो उतना ज़रूरी नहीं होता। तो कभी कभी ब्लफ उसमें ज़रूर रहता है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या संकेत देना चाहते हैं, ये हमेशा से पहेली बनी रहती है। पर क्योंकि अब परमाणु अस्त्रों की उन्होंने बात की है, और आपको याद होगा कि एक ज़माने में 1986 तक करीब 73,000 न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब थे। खासकर ज़्यादातर तो सोवियत संघ, जो आज रूस है, उसके पास और अमेरिका के पास थे। उनको घटाकर अब करीब 8,000 हथियार जो हैं वो तैनात हैं। पर उन हथियारों से भी आप देखें, जिसको हम न्यूक्लियर ओवरकिल कहते हैं, कि दुनिया को कई बार आप समाप्त कर सकते हैं, कई बार ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए उतने हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी बात कि इन हथियारों में लगातार कोशिश रहती है कि शोध और उसका विकास इस तरह से हो कि उनको आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से आगे रहने की एक कोशिश रहती है दोनों तरफ से, या सभी बड़ी शक्तियों में। तो वो हथियार आगे से आगे छोटे हुए हैं, पर उनकी जो विध्वंस करने की ताकत है वो बढ़ी है। यहाँ तक कि 80 के दशक में एक मर्व मिसाइल बनाना शुरू किया सोवियत संघ और अमेरिका में, जिसको हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स कहते हैं, जिसमें एक रॉकेट के ऊपर 10 या 12 बम आप लगा सकते हैं, और वो सारे बम अलग अलग जगह टारगेट पे जाके हिट करेंगे। तो इस तरह से परमाणु अस्त्रों की जो विनाश करने की ताकत है वो तो बहुत ज़्यादा है। पर चूंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है, लगातार खबरों में रहना चाहते हैं, और उनको लगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है वो उनको नहीं मिला है, या उनको कोई दूसरी तरह से खबरों में वो अब छा नहीं रहे, तो एक नया उन्होंने ये बात निकाली। जैसे कहते हैं अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हर बार आ जाते हैं। लेकिन मैं ट्रंप साहब के इस ब्लफ को डिकोड हम करेंगे, लेकिन खन्ना साहब एक बात बताएं, क्या वाकई संभव है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान, और भारत को पता भी ना हो? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है 11 मई 1998 में हमने किया, और एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने कर लिया, और उसके बाद दोनों ही देशों ने आज तक ऑफिशियली नहीं कोई टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट। इसके पीछे का सच क्या है कि वाकई पाकिस्तान कर रहा है और हमें, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट एट ऑल? देखिए, ऐसा है कि जब हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस समय पूरी दुनिया को नहीं पता था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिका
बिकॉज अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर जगह मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, स्पेशली कंसर्निंग द न्यूक्लियर आर्सेनल। इनफैक्ट सर जब हमने 98 में किया था टेस्ट तो भी अमेरिकी सैटेलाइट, क्योंकि नहीं हमने पकड़ पाए थे, नहीं पकड़ पाए थे। वो 90 मिनट का गैप था उसमें। अगर आपने फिल्म परमाणु देखी हो उसी हाँ, पे उस जो based जॉन थी। इब्राहिम वाली फिल्म हाँ। थी, उसमें दिखाया था कि एक सैटेलाइट है जो घूम रही है, लगातार Yes, मॉनिटर कर रही है। तो वो मॉनिटरिंग, देखिए सैटेलाइट हर एरिया को पूरा टाइम नहीं कवर कर सकती है। ओके। तो मैं तो दाद दूंगा कलाम साहब की और उस टाइम के जितने एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो साइंटिस्ट थे, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी से कनेक्ट, मतलब आप उनका विजन देखिए कि उन्होंने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए कि इतनी देर का जो है सैटेलाइट कवरेज नहीं होगा, ये टाइम है हमें करना है। तो अमेरिकन्स भी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिकन्स भी शॉक्ड रह गए थे कि ये क्या हुआ है। और उनको ये पता था कि पाकिस्तान क्लैंडस्टाइनली जो है वो वहाँ पे अपना इनरिचमेंट कर रहा है, पर पाकिस्तान के का सिर्फ ये था कि उनको पता नहीं था कि इनके पास ऑलरेडी ये डेवलप कर चुके हैं, और इसी वजह से जो है एक हफ्ता बाद उन्होंने पाकिस्तान ने भी जो है अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे। अब आते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या पाकिस्तान कर सकता है। जी ज़रूर कर सकता है। उसका रीज़न है कि हर देश जो इस टाइप का है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्सेनल है और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो है वो उसको स्टॉक पाइल करते हैं, तो यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम जो है कुछ मात्रा में ऑलरेडी रहता है, और इसी वजह से आप अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को ओवर द ईयर्स बढ़ाते रहते हैं। अब उसके लिए अगर आपको महसूस होता है कि जो आपने डेवलप कर लिया है उसकी यील्ड काफ़ी है, सिर्फ उसकी कितना रेडिएशन उस एरिया में स्प्रेड करेगा, क्या डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसका फिजिकल टेस्ट अगर उन्होंने करना है तो फिर वो ये करेंगे। पर ट्रम्प साहब का मेरे को ताज्जुब होता है कि उन्होंने क्यों ये बोला कि पाकिस्तान ये कर रहा है या करने जा रहा है। वो तो खाना साथ खाते हैं सर टेबल पे बैठ के, नहीं, that's किसको okay. एक्सपोज किया जा रहा है? That's okay, but that was a absolute, I would say, he should have declared it to the world much before. If Americans were aware कि ये उनकी पूरी तैयारी है तो बहुत पहले उनको बता देना चाहिए था। वो लास्ट मिनट में अब इसके दो फायदे पाकिस्तान उठा सकता है, या तो वो नहीं करेगा और वो बोलेगा इट इज़ द ट्रम्प्स ब्लफ, जो ऑलरेडी वहाँ पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आई है हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये ट्रम्प साहब ने जो है पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं हमारे अगेंस्ट, तो इसलिए उन्होंने चीज़ कर ली है। दूसरा है कि इसी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट फिर से कर सकते हैं, एंड देन दे कैन ऑलवेज से कि ट्रम्प साहब ने तो पूरी दुनिया को बताया हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमारे पास तैयारी थी, हमने कर दिया। सर एक बात बताएं सर, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, पर पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पहला क्या वो खंडन करेगा? सवाल ये है। पर क्या खंडन कर मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान की खंडन करने की? मुझे नहीं लगता है। और अगर है कि दोनों टेबल पे बात करते हैं, उनको पाकिस्तान को एक्सपोज करना था, वॉर्न करना था, या भारत को वॉर्न करना था? दूसरी बड़ी बात है, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर में भी बीच में एक ही बात निकल कर आई थी सर, उसमें ये था कि ऐसा कुछ हुआ कि कुछ टेस्टिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, फिर अमेरिका की तरफ से जहाज भेजे गए, भारत भी रातों रात तैयार हुआ और उसी वजह से सीज फायर सडन हुआ। ये क्या सच है इसके पीछे सर? देखिए, ये तो मतलब ऑफिशियली तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं। जी। एक ये प्रोबेबिलिटी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे आप हाइपोथेसिस मतलब कहें कि एक कल्पना करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोट करिए कि अमेरिका, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि आज की तारीख में अमेरिका में जो सोर्स ऑफ पावर है वो ही इज़ मोर ऑफ ए बिजनेसमैन rather than a politician, ठीक है। रिपब्लिक में प्लूटो ने 2500 साल पहले लिखा था द किंग शुड बी द फिलोसोफर। अगर वो बिजनेसमैन हो जाएगा तो वो फिर उसी तरीके से सोचेगा। पाकिस्तान नो डाउट एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका के लिए हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली वो बर्डन है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको एक ना मतलब वो कहते हैं ना, एक आईना दिखा के रखना होता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये एक अमेरिका का एक कहें कि एक मतलब एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है कि वॉर्न भी कर दिया, चांटा दिखा भी दिया और मारा भी नहीं, एक वो अप्रोच। और मुझे लगता है वो उसी तरीके की है।
दूसरा ये कि इंडिया को भी प्लीज करना है, क्योंकि जितना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका का इंडिया में है, वाइस वर्सा है, उसको वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ क्राइसिस हो गया ऑलरेडी, जो भी चाहे मैन पावर का है, टैरिफ का है, उसके रिजल्ट्स उसको अपनी पॉपुलैरिटी डाउन करने में आने लगे। और तीसरा उनका जो एक पर्सनल एम्बिशन, सर ने भी कहा कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो जो जितनी भी उन्होंने क्या कहेंगे कि लॉबिंग करी थी, और लॉबिंग नहीं भी कर रहे, वो खुद ही अपनी लॉबिंग करे जा रहे हैं। और इंडिया के बारे में भी कि उन्होंने सीज़ फायर कराया है, मेरे ख्याल से 8 या 10 बारी उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कहा, जिसको इंडिया हर बार डिनाई करता रहा कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था, हमने किया क्योंकि हमारा एक फिक्स टारगेट था, ये अचीव करना था, वो अचीव हो गया। अननेसेसरी सिविलियन को मतलब नुकसान पहुंचाने का या उनको कैजुअलिटी बढ़ाने का कोई तुक नहीं था। वही समझदारी थी सर। हाँ, तो वो बहुत समझदारी से लिया गया डिसीजन था उस वक्त। सर एक बात बताएं कि ये जब भी हम ये अगर कोई भी देश उठ के, खासतौर पे अमेरिका क्योंकि वो सुपर पावर मानता है, तो एक गार्जियन की तरह भी होता है। इस जैसे मैं अभी यहाँ बोलूँ, हम न्यूज़ रूम में बैठे हैं, मैं बोलूँ कि आग लग गई, एक बार का वो ब्लफ हो सकता है, लेकिन एक बार का मुझे लगता है कि सारी भीड़ बाहर भागेगी, डिस्टर्बेंस होगा। करेक्ट। ट्रम्प साहब एक तरफ नोबेल प्राइज की बात करते हैं, कुछ कंट्री उन्हें कहते भी हैं कि मिलना चाहिए। अभी तो अगले साल का भी नोबेल बाकी है, उनको भी बहुत सारे वॉर्स रुकवानी है, पर ये डर पैदा कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता, वो पीस चाहिए, पावर चाहिए, और अगर किसी को पावर चाहिए न्यूक्लियर इस तरह की से, तो वो तो विनाश है ना। आप लीडरशिप थोड़ी है, आप विजेता नहीं बनेंगे, आप विनाशकारी बनेंगे इससे। पहली बात तो ये कि आपने उदाहरण दी कि यदि कोई हम में से कहे कि आग लगी तो लोग कितनी बार विश्वास करेंगे। वो इस पर तय करता है कि ये कौन कह रहा है। यदि इस बिल्डिंग के मालिक कह रहे हैं तो शायद ज़्यादा देर तक लोग विश्वास करेंगे, चाहे उनको इसमें सच्चाई नज़र आए या उनको ये डर लगे कि उनको ये बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो बड़े आदमी कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कई अलग अलग कारणों से दुनिया उनको अंगेज करती है। आप देखें कि यूरोप के एक के बाद एक नेता वहाँ बार बार दरबार में आके नमस्कार करते हैं, दूसरे कई देश इस तरह से करते हैं। वो कई नेताओं से उनका बात करने का रवैया ख़राब होता है, तब भी उसके बाद भी वो बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी बात चाहे आपको अटपटी भी लगे तो ज़्यादातर दुनिया उनको समझने की, उनसे तालमेल बनाने की कोशिश शायद इसीलिए हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि क्या है। और दूसरी बात और भी दिलचस्प है कि आप एक के बाद एक उदाहरण मिलेंगे आपको जिसमें उनकी अपनी टीम के ही जो लोग हैं वो उनसे सहमति नहीं रखते हाँ। और कुछ लोगों को तो वो हटा भी चुके हैं। इसी बात पर जब बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम फिर से परमाणु विस्फोट शुरू करेंगे, परीक्षण शुरू करेंगे, उनके जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने उसकी सफाई दी कि वो जो टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो नॉन क्रिटिकल टेस्ट होने वाले हैं। मतलब वो विस्फोट एक्चुअल में विस्फोट नहीं होगा। और इसको समझेंगे सर थोड़ा डिटेल में। उसकी बात छोटे तरीके से कहें वो ये कि जब भी किसी देश को पहली बार दुनिया को दिखाना होता है कि मेरे पास अब परमाणु हथियार हैं, ताकि उसके दुश्मन इस बात को मान लें, तो पहली बार उसको विस्फोट करना पड़ता है। या जैसे अभी कह रहे थे कि मान लीजिए 30-40 साल गुजर गए, विस्फोट हुए, तो दुनिया कहने लगती है कि क्या आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान है, वो क्षमता है, वो कौशल है या नहीं है, तो भी कभी कभी विस्फोट करना पड़ता है। भारत ने इसी तरह से विस्फोट किया था कि रमन्ना की जनरेशन के लोगों ने सोचा कि शायद अब लोग नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो परमाणु शक्तियां हैं जिनके पास हथियार हैं, वो सभी लगातार उनकी सुरक्षा रखरखाव, उनकी जो हैसियत है उसको टेस्ट करने के लिए लगातार उनके परीक्षण होते रहते हैं। वो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट होते हैं, नॉन क्रिटिकल, सब क्रिटिकल टेस्ट होते हैं अलग अलग तरह से। तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी समझ में ही थोड़ा उलझन है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक ही समझ में नहीं आता, हर बार उनके बयान की बात कोई सेकंड पर्सन उनके बयान को डिकोड करता है।
एक शांति और अशांति के बीच का फर्क एक बयान से ही आता है। अशांति ये कि आप उनका जो ये टैरिफ का भी था वो बॉम्ब ही तो था, वो इकोनॉमिक बॉम्ब था। ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, मे बी वो कंप्यूटराइज्ड है। अल्टीमेटली एवरीथिंग लीड्स टू फिजिकल। क्या लगता है सर? देखिए, मैं तो ट्रम्प साहब को जब से मैंने उनके बारे में सोचना और सुनना स्टार्ट किया है, मैंने उनको महसूस किया वो एक छोटे बच्चे हैं। मतलब छोटा बच्चा होता है वो इररिस्पॉन्सिबल कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, या मैं उसको ये कर दूंगा। तो वो उस टाइप की बेहुदा स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं। इट इज़ वेरी इमेच्योर ऑफ हिम। जैसे सर ने कहा कि ही इज़ फर्स्ट बिजनेसमैन, उसके बाद वो जो है पॉलिटिशियन है। तो वो हर जगह जब सोचते हैं वो बोलते हैं कि मैं अमेरिका के लिए सोच रहा हूँ, बट नो, ही इज़ थिंकिंग कि वहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल क्या फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे वो हाथ डालते हैं। एक आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। किराना हिल्स में जब हमने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने वहाँ स्ट्राइक किया था, तो आपने बताया कि हमें जहाज़ कुछ आए थे। उसकी वजह ये है कि बड़ा क्लैंडस्टाइनली, मतलब सीक्रेटली, अमेरिका ने भी अपना कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पे रखा हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान उनके लिए शायद ज्योग्राफिकली ज़रूरी है। इट इज़ बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, वहाँ से रशिया पास पड़ जाता है, वहाँ से अफ़गानिस्तान पास है, चाइना पास है, भारत है, इंडिया और फिर ईरान पास है। तो वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, और इसी वजह से वहाँ पे उन्होंने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल कुछ रखा हुआ है, और वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और जब ये वहाँ पे स्ट्राइक, ये पाकिस्तान का भी रहा होगा, मैं ये नहीं बोलता कि पाकिस्तान का भी रहा होगा, बट जैसे ही वो स्ट्राइक गई है तो अमेरिकन ने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी। और इमीडिएटली, बिकॉज वो रेडिएशन फॉल आउट का भी काफ़ी डर था, तो इस वजह से अमेरिकन्स भी आए जहाज़ लेके, और इजिप्ट से भी जो है उनका एक स्पेशल जहाज आया जिसके शायद टर्की से भी था। नहीं, टर्की ने तो अपना वो डिप्लॉय किए हुए थे ड्रोन सिस्टम्स, उनका कोई इसमें रोल नहीं था। अच्छा। तो वो बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन चेक करने आए थे। उन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि वाकई ही कोई न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ है या नहीं हुआ है, बट अपेरेंटली जब आप एसेस करते हैं एक सिचुएशन को, तो उसमें ये प्रूव होता है कि वहाँ पे अमेरिका का भी कुछ, अदरवाइज अमेरिका को क्या लेना देना है, उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बट दे वर एप्रीहेंसिव। अब ट्रम्प साहब के बारे में, तो ट्रम्प साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, इसकी दो वजहें हैं। सबसे पहले तो क्योंकि रिसेंटली रशिया ने बाय लैंड एंड बाय सबमरीन उन्होंने जो है लॉन्च किए अपने मिसाइल विच आर न्यूक्लियर टिप्ड, और एक की रेंज जो है उन्होंने बताया कि 18,000 किलोमीटर के करीब है। तो वो तो पूरा, मतलब पूरे ही दुनिया को कवर कर लेता है। तो एक ये चिंता थी ट्रम्प साहब को कि मेरे देशवासी बोलेंगे कि अगर वो कर रहे हैं, वाई आंट यू डूइंग, आप क्यों, आप 1992 से जो है आप चुपचाप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी वजह से एक ये स्टेटमेंट दिया। दूसरा ये स्टेटमेंट उस टाइम दिया जब वो जा रहे थे साउथ कोरिया चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया रशिया को भी और चाइना को कि आप लोग तो ये सब करने में लगे हो, हमने 1992 से कुछ नहीं किया है। Doesn't mean yes, that we are weak. Yes, so not prepared. Yes, so now he says कि we will also do it and we will prove to the world that we are no less. दूसरा हम बात कर रहे थे कि अपग्रेडेशन जो है, वेपन सिस्टम्स में अपग्रेडेशन चलता ही रहता है, और उसको अब रशिया ने, क्योंकि 18,000 किलोमीटर तक उनकी मारक क्षमता है, तो अमेरिका भी ये बताना चाहता है कि भाई हमारे पास भी है, और इसी वजह से जो है ये उन्होंने ये बात कही कि हम जो है हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। मैं पूछना तो ट्रम्प साहब से रिलेटेड था, पर एक साइकोलॉजिकल बात यहाँ निकल कर आई है, इसलिए समझना चाहती हूँ। बॉस इज ऑलवेज राइट, अक्सर हम ये कहते हैं, और नॉट इन केस ऑफ ट्रम्प, बट आई थिंक ट्रम्प वांट्स इट। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत से जो ये टैरिफ का गुस्सा है वो सिर्फ इसलिए है कि भारत यस मैन नहीं है उनका। तो ये एक साइकोलॉजिकल नाराजगी है कि हाँ क्यों नहीं बोला, जब मैंने कह दिया
कि मैंने वॉर रुकवाई, तो से यस टू इट। मैंने वही देखिए- बोला ना, बचकानी बचकानी। जिद। लेकिन इस- इसी में मैं हाँ, हाँ। कि शायद उनको इस बात का गुस्सा है कि ईरान यस मैन नहीं है, यूरोप भी यस मैन हो रहा है, लेकिन क्या पता कब चाइना है नहीं, और उसके भी इम्पोर्टेंट है रशिया यूक्रेन वाला सारा केस, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरा जो टेरर होना चाहिए बॉस वाला वो नहीं है, तो वही टेरर। मतलब आप इसको थोड़ा मैं लाइटर वेन में देखो कि ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान वाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये सीज फायर करवाया, नहीं तो ये हो जाता, अभी उसी का एक ये बिगर डायमेंशन में इस पूरे शगुफे को आप देखिए, उसमें इंडिया पाकिस्तान ये साउथ एशिया को छोड़ के बाकी कंट्री को भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये होगा कि मतलब आपने बोल दिया, या तो आप डिक्लेयर करोगे, ये जो ट्रीटीज़ हैं या जो रीअफर्मेंट दोबारा से होगा कमिटमेंट कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, और अपनी जो डिक्लेयर्ड वो है वॉर हेड्स है या जो टेक्नोलॉजी है उसका कुछ एक पब्लिक स्टेटमेंट देंगे, फिर आप बोल देंगे कि देखिए ये न्यूक्लियर वॉर मेरी वजह से रुकी और मैं पीस प्राइज का हकदार हूँ। यही होने वाला है, ये जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो तो टाइम फिक्स हो गया पूरा इंडिया पाकिस्तान वाला सीज फायर। अब आप देखिए ना, एक बिगर वे में एक ऐसे इशू को आपने कर दिया। आप ये देखिए कि 30 साल से अमेरिका ने नहीं किया कोई टेस्ट, इंडिया ने सिर्फ 2 करे, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किए थे, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं चाहे पाकिस्तान हो, सभी लोगों ने न्यूक्लियर वेपन के केस में एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट किया है। ज़्यादातर की पॉलिसी यही है कि वो एक डिटरेंस के रूप में रखा हुआ है, पहले हम अटैक नहीं करेंगे, डिफेंस में करेंगे, और जो कहीं की जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो काफ़ी उस डिटरेंस पे चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिनेरियो बना था कोल्ड वॉर वाला, तो कोल्ड वॉर बीच में हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो गया, व्हेन रशिया बिकेम स्लाइटली वीक। अब रशिया दोबारा से हो रहा है, तो फिर वही जो आपने कहा कि यस मैन या मैं लीडर मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं एक वो कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे वो भी है कि हमारी जो यूनिपोलरिटी में जो हमारी अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप थी वर्ल्ड की, वो जा रही है। इंडिया नहीं सुन रहा, रशिया नहीं सुन रहा, चाइना नहीं सुन रहा, ईरान है, पाकिस्तान है, बस कभी इकोनॉमिक पावर, कभी मसल पावर, कभी। पर यहाँ पर हम जो बैठे हैं या पूरा जो विश्व आज चर्चा कर रहा है, वो किसी टैरिफ की या किसी एक बयान की नहीं कर रहा है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियस। अब न्यूक्लियर, आप वन फाइन डे यू गेट अप एंड से एनीथिंग। तो मेरा सर ये क्वेश्चन आपसे ये है कि घर में अगर कोई इशू होता है तो एक लेवल के बाद कोई घर का बड़ा कहता है स्टॉप, सड़क पे हम चल रहे हैं, रेड लाइट कहती है स्टॉप, और पॉलिटिकली कुछ ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट आती है इन फंक्शन और कहती है ये गलत है। सर इस पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में हु इज द सुप्रीम कोर्ट? मतलब यूएन को तो मैंने बहुत पहले ही त्याग दिया था। तो सर इज देयर एनीबडी? और कुछ नहीं तो क्या होता है सर, पंचायत में सब मिलकर जाता है, पूरा समाज जाके बात करता है। तो कोई यहाँ का वर्ल्ड लीडर्स का कोई समाज हो जो जाके बात करे कि व्हाट इज दिस एंड टिल व्हेन? आदिति, इसमें ये शायद बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अब उठाया है कि क्या कोई अंकुश है राष्ट्रपति ट्रंप पर? बिल्कुल है। आप देखें कि जैसे ही उन्होंने ये टेस्ट दोबारा से शुरू करने की बात की, तो जो नवादा का कांग्रेशनल डेलीगेशन है, उन्होंने पहले ही ऑब्जेक्ट कर दिया कि हम नवादा में फिर से टेस्ट नहीं होने देंगे। उसके अलावा एक के बाद लास्ट 92 में जहाँ पर हुआ, हाँ, एक के बाद एक निर्णय उनके कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अंकुश नहीं है। 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो किसी भी देश का कोई भी नेता यदि ठान लेता है कि उसको एक परमाणु विस्फोट करना है और उसके लिए इमरजेंसी फंडिंग भी अरेंज करता है, तब भी 6 महीने लगेंगे। नवादा टेस्ट साइट 30 साल से बंद है, उसको एक्टिवेट करने में 6 महीने लगेंगे। यदि वो पारंपरिक तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, वो पूरा उसका डायग्नोस्टिक बनता है कि कितना फैलाव हुआ, कितनी ताकत, ये मेजर करना होता है ना, उस तरह के परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने में 2 साल लगेंगे कम से कम। और यदि नए परमाणु अस्त्रों को रीडिज़ाइन, नया अति आधुनिक बनाना है, नए डिज़ाइन टेस्ट करने हैं, 5 साल लगते हैं उसमें। और इन सब में समय ही नहीं,
फंडिंग की ज़रूरत होगी, कांग्रेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ज़मीन पर जब ऊर्जा मंत्रालय बात करेगा जाके नवादा टेस्ट साइट में, हम इसको फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपके एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, उसमें आपके सोशल मूवमेंट वाले आ भारत पे जाएंगे। सैंक्शंस लग गए थे सर 98 में, ऐसे बयानों पे सैंक्शंस या ऐसे एक्टिविटी पे सैंक्शंस? अमेरिका पे कौन सैंक्शन लगाएगा? वही कौन? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा तकनीक का आगे शोध नवाकार वो करता है, उनके ऊपर कौन सैंक्शन लगाएगा? तो ये ताकत, वर्ल्ड ऑर्डर में भी ताकत, जो ताकत उनकी है, फाइनेंशियल हो या वही वजह है कि दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप को सुनती है। नहीं तो क्यों सुनेगी? या दूसरे राष्ट्र जुड़कर कोशिश करेंगे इन पर दबाव डाला जाए, तो कोई राष्ट्र अभी तक सुनती है पर सीरियसली अब नहीं लेती। केवल चीन उनके सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो चीन से उनकी बातचीत करने का देखिए नजरिया बिल्कुल अलग है। रूस के राष्ट्रपति से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की, रूस का भी रवैया अलग है, वहाँ भी उनको वापस करना पड़ा अपनी बात को। जब वो रूस के राष्ट्रपति से मिलने गए तो जहाज में बैठ के उन्होंने ट्वीट किया था कि बहुत खतरनाक इसके नतीजे होंगे यदि आप युद्ध विराम नहीं करते हैं। जब वार्ता से बाहर निकले तो कहते हैं युद्ध विराम की हम बात नहीं कर रहे, हम तो शांति प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति वो 6 महीने से कह रहे हैं। ठीक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ऐसे ही उनकी बातचीत हुई। मैं ना खन्ना सर आपसे आऊंगी क्योंकि मुझे समझना है भारत का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले आप जो एक बात कह रहे थे इम्पोर्टेंट थी सर। मेरा ये सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प चाहते हैं रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना, एक समय था जब वो भारत, तो जो ये G2 पॉलिसी जिसका एकदम से जिक्र आया है कि चाइना को उठाएं तो रशिया ऑटोमेटिक, नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने देखा कि 2022 फरवरी में रूस और चीन के जो नेता हैं उन्होंने बैठकर एक जारी की जॉइंट स्टेटमेंट, कहा हमारी अब नो लिमिट पार्टनरशिप बन गई है। तो चीन आज सबसे बड़ा आयातक है ऊर्जा का रूस से। तो इसलिए शुरू से ही अपने चुनावों के समय से ही राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी कोशिश रही कि इन दोनों में फूट कैसे डाली जाए। तो इसीलिए वो ढांचे को नहीं समझते हैं, व्यक्तिगत बातचीत को समझते हैं। राष्ट्रपति पुतिन से वो सीधी बात करना चाहते हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी बात करना चाहते हैं, इसलिए ताकि उनको ना पता चले कि आपस में क्या बात हो रही है। उनमें फूट डालने की कोशिश है, पर अभी तक वो सफल नहीं हुआ उसमें बिल्कुल। खन्ना साहब, मेरा तो एक पीड़ा की तरह ये सवाल है कि क्या भारत हमेशा वो गुड ब्रदर रहेगा? इसलिए सवाल है, कोई रोक नहीं है, कोई बयानों पे नहीं है, एक्टिविटी पे रोक नहीं है, लेकिन भारत सफाई देता है। जैसे 2 बच्चे हैं, एक भाई बिगड़ा हुआ है, एक भाई अच्छा है। अब बिगड़ा हुआ अगर 5 बजे आता है सुबह, वो 2 बजे जिस दिन आ जाए माँ कहेगी सुधर रहा है, लेकिन अगर सुधरा हुआ 10 की जगह 10:15 आ जाए तो उसकी पिटाई हो सकती है, बिगड़ गया। मेरा ये सवाल है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर था, हम ज़मीन पर भी थे, हम स्टूडियो में भी थे, लगातार अपडेट्स थी, और मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की तरफ या मैं ट्वीट्स में देख रही थी कि सफाई थी हमारी कि हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया। हमारे यहाँ जैसलमेर हुआ, जहाँ तक भी ड्रोन्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि डल लेक तक आ गए थे, उस दिन मैं खुद श्रीनगर थी, लेकिन हम ये सफाई दे रहे थे कि हमने केवल आतंकी संगठन को उड़ाया, हमने सिविलियंस, हमने मिलिट्री बेस नहीं उड़ाए। बार बार ये सफाई देखने को मिल रही थी। हमने ये सफाई खुद को तो नहीं दी, हमने ये सफाई दुनिया को दी, और हर बार सफाई भारत दे रहा है। ईरान को रोका जाता है, ईरान ने आज भी ये कहा है कि मैं 7 दिन लगेंगे, आपने बिल्डिंग गिराई है, आपने मेरी टेक्नोलॉजी नहीं, तो फिर बाकी सबको रोका जाता है, बाकी सब सफाई देते हैं, और भारत टू बी प्रिसाइज और कोई जवाब नहीं देगा। तो मैं 2 रिएक्शंस का वेट कर रही हूँ, एक पाकिस्तान का इस बयान पे और एक भारत का पाकिस्तान के इस अंडरवे जो ऑपरेशन अगर चल रहा है तो उस पर। देखिए आदिति, आई एम वेरी श्योर कि हमें इस चीज़ की पुख्ता जानकारी होगी, बिकॉज पाकिस्तान बहुत ही अनरिलायबल स्टेट है। वहाँ पे पूरी टेररिस्ट संगठन, जितने भी देश, जहाँ पे भी आप दुनिया में देखें, पाकिस्तान से ही निकले हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज कल को अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो इन टेररिस्ट के हाथों में आ गया, तो सबसे पहले हमारा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है पाकिस्तान से बहुत कम है, उसके बाद अमेरिकन्स और जो भी यूरोपियन देश हैं, इनके अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। तो हम पूरा टाइम ये जानकारी रख रहे हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज विल बी मॉनिटरिंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ अनरिलायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये हो रहा है, देखिए हर चीज़ का बयान देने की ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें आप चुपचाप रह के भी आप पूरा देख रहे हैं
और बोलने की The good brother behaves always. यस यस यू नीडंट। आप बात कर रही थी सफाई देने की। हमने ऐसी कोई सफाई नहीं दी, हमने पूरी दुनिया को वो बताया जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, एंड विच इज़ द फैक्ट कि हमने कोई भी उनके सिविलियन रिहायशी इलाकों को हमने टारगेट बिल्कुल भी नहीं किया, बट उनके ड्रोन्स हमारे रिहायशी इलाकों में बहुत आए हैं। नुकसान भी देखा है। मिलिट्री इंस्टैब्लिशमेंट्स पे तो आए बट रिहायशी इलाकों में आए हैं जहाँ सिविल रह रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर वी कैन नॉट ट्रस्ट। हमने बड़ा क्लियर बोला कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने उड़ाया है, उनके जो एयर बेसेस है वो तबाह किए हैं, उनके जो मिसाइल सिस्टम जो फायर करने वाले हैं वो उनको रडार कमांड कंट्रोल सेंटर, हमने बड़ा क्लियर पूरी दुनिया को विद एविडेंस बोला। देखिए आप अब जैसे ट्रम्प साहब कुछ भी सुबह उठते हैं और बोल देते हैं, या मुल्ला मुनीर भी कुछ भी बोल देते हैं, वो बोल रहे हैं विदाउट एविडेंस। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, हम कुछ भी चीज़ जब दुनिया में बोलते हैं तो उसको हम विद एविडेंस, यस, कि हमारे पास एक बैकड्रॉप इंफॉर्मेशन है, कंफर्म्ड। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन आर्मी स्पोक्स पर्सन ऑल्सो व्हेन आई वाज इन माय यंगर ईयर्स। तो एज अ मेजर आई वाज देयर इन JNK। तो वहाँ पे टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस होते हैं, तो आपने डोडा का इलाका सुना हो, बहुत ही दुर्गम इलाका है और काफ़ी बारिश होती है, लाइटनिंग का वहाँ पे रहता है। तो जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपस में आप कम्युनिकेशन करते हैं, बट जब लाइटनिंग और ये सब होती है तो कम्युनिकेशन आपको बंद करने पड़ते हैं, बिकॉज यू कैन बी स्ट्रक। तो कई बार होता था कि ऑपरेशन हो गया है और उसके 3 दिन बाद जो है हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, और क्योंकि वो भी कंफर्म कर रहे हैं टेररिस्ट तो मारा गया है, पर कहाँ मारा गया है, क्या हमने देखा है उसको। तो जब वो फिजिकली वेरीफाई करते हैं तो वहाँ JNK में मीडिया वाले मेरे से बहुत ही नाखुश होते हैं, साहब आप स्टेल न्यूज़ देते हो। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई प्रिसाइज आप देना चाहते हैं। फिर मैंने जो मीडिया वाले थे उनको फिर मैं इन ऑपरेशंस में भेजने लगे, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन कांटेक्ट, बट तो 2 बार वो गए, उसके बाद उन्होंने हार जो बोला, साहब हम इतने ऐसे एरिया में हम नहीं चल सकते, हमारी बस्ती है, आपकी ये तो आर्मी कर रही है। तो इसी वजह से जो है इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन व्हेन यू टेल द वर्ल्ड, या आप अपने हिंदुस्तान की जनता को बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपको सही बताना है, आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आजकल क्या चीज़ छुपी है, हर चीज़ तो डोमेन में है। व्हाट शुड वी टेल द वर्ल्ड एंड वेयर इज दिस वर्ल्ड गोइंग? नहीं, इसमें एक चीज़ देखिए कि मैं वर्ल्ड की दोनों जो बड़ी डेमोक्रेसी है, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, और यहाँ पे जो हमारे सिस्टम्स हैं, मतलब यहाँ पे आप ऑटोक्रेटिक हो ही नहीं सकते, अपोजिशन है, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कितना कंप्रोमाइज़ करोगे किसी इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को। सेम इज़ विद द अमेरिका, ओके। तो जो इंटरनल चेक एंड बैलेंसेस का जो मैकेनिज़्म है, जो ओवर द ईयर, मतलब हमसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका की, वहाँ पे भी वो ऐसा रुथलेस नहीं हो सकता कि कोई भी डिसीजन एक ऑटोक्रेटिक, जैसे चाइना की बात हो गई, रशिया की बात हो गई, जो या पाकिस्तान की जो क्लोज सोसाइटी है, जो विच आर नॉट डेमोक्रेटिक, तो हमारे उस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल होने का कोई मतलब नहीं होता। अभी जो सर कह रहे थे कि हमें इसीलिए पूरे वर्ल्ड को ये बताना था कि हमने बहुत इररिस्पॉन्सिबली, रुथलेसली अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, और यही कारण था। आप देखिए पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई कंट्री आया एक्सेप्ट 1 और 2, इवन जो सो कॉल्ड ये इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, कोई कंट्री ने ये पाकिस्तान को जायज़ नहीं ठहराया। और दूसरी बात, ये बात सही है कि अगर हम पाकिस्तान वाली एरिया पे, हालांकि आजकल तो हमारे सेटेलाइट, मेरा सवाल ये है कि हाँ। मैं अब क्योंकि हम वाइंड अप करेंगे तो मेरा एक जेनरिक जो 2-3 चीज़ें हैं, हम भले ही कहें कि पाकिस्तान के साथ कोई आया या नहीं आया, सवाल यह है कि अमेरिका ने तय किया और बांग्लादेश की सरकार हिला दी। नेपाल में जो होता है कि आप चीन से ज़्यादा करीब होंगे तो आपका हश्र ये होगा, और कई बार वी एक्सेप्ट, वी अग्री और वी डिसअग्री। भारत में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इन्वॉल्व था ही सर। ये जो डिस्टर्बेंस है कब स्टॉप होगा सर ये, और ये कब होगा और कैसे होगा, और आर वी प्रिपेयर्ड या वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो?
एक जेनरिक बात है, ये सही तो नहीं है कि जब जो हो जाएगा। ये बात सच है कि दक्षिण एशिया के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के इमरान खान और बांग्लादेश की शेख हसीना, साफ बार बार सार्वजनिक तौर से, औपचारिक तौर से कह चुके हैं कि उनकी सरकारों को गिराने में अमेरिका का हाथ था। दूसरी बात जो विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि आप यदि देखें कि किस तरह से किसी राजनीतिक दल की समर्थन तैयारी के बगैर लोग अचानक सड़कों में आ जाते हैं, खासकर युवा पीढ़ी, चाहे वो श्रीलंका की उदाहरण हो, फिर उसके बाद बांग्लादेश की उदाहरण हो, फिर अब नेपाल की उदाहरण हो, तो कौन ऐसी ताकत है जो इनको अचानक इस तरह से सड़कों पर ही नहीं लाती, सरकारें गिरा देती हैं। बिल्कुल। तो ये एल्गोरिदम्स चला रही हैं इनको, तो कौन एल्गोरिदम्स को कंट्रोल कर रहा है? when Gen Zs are involved, the youths are जी। involved, ये भी कोई एक न्यूक्लियर वॉर उस कंट्री के लिए नई किस्म का वॉर है, नई किस्म का वॉर नई है। किस्म का वॉर है। कोरोना वॉर ही थी, हाँ, आज तक भी हम नहीं जी, बाहर आ जी। पाए। आई एम स्टिल कॉफिंग फॉर वॉट एवर रीजन, मे बी दिल्ली पॉपुलेशन पोल्यूशन और मे बी कोरोना इफेक्ट, और लेकिन हम कहीं ना कहीं उस दंड से एवरी सिटीजन ऑफ द एंटायर मतलब इस तरह से कैसे कहाँ जाके रुकेगा। मेरा ये सवाल है कि सर, क्योंकि ये सवाल का जवाब या तो ट्रम्प साहब दे सकते हैं या कोई ज्योतिष हो, पर फिर भी क्या ऐसा संभव है कि ऐसे बयानों से कोई वॉर फूट सके आपस में, वो कोल्ड वॉर ही हो या उसका आगे का कुछ ऐसा? It can escalate into, nuclear arm race. That is what. सब मेरे दर्शकों को आर्म रेस समझाइए, ये वॉर होती है या क्या है? नहीं, आर्म रेस ऐसा है कि आपके पास आज की डेट में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और सर के पास जो हैं 150 हैं। अब ये जो वॉर रेस है उसमें वो बोलते हैं कि हम इनके पास तो ज़्यादा है, तो मेरे को अपना जो है सिस्टम उसको अपग्रेड करना है और इनके बराबर या इनसे आगे। मेरे अकाउंट में कितने, किसके पास ज्यादा एफडीज है? इसको It थोड़ा has to सा be- मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको सिक्योरिटी डिलेमा भी कहते हैं, जिससे आर्म्स रेस शुरू होती है। जब आप किसी को, दूसरे देश को अपना दुश्मन मानते हैं, तो यदि दुश्मन को लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित फील कर रहा हूं, तो उसको लगेगा कि उसकी रक्षा में कुछ कमी है, आ गई, हाँ। तो वो और भी बढ़ाएगा। यहाँ तक कि मान लीजिए उसको 10 बम चाहिए, पर मेरे पास क्योंकि 15 हैं, इसलिए वो भी 15 बनाने की कोशिश करेगा। इसी के चलते मैंने जैसे कहा कि 80 के दशक में 73,000 न्यूक्लियर परमाणु बम बन चुके थे, जो दुनिया को एक नहीं हजारों बार समाप्त कर सकते थे। वो केवल आपस में प्रतिस्पर्धा करने की बातचीत थी। जैसे साधारण तौर पे मान लीजिए कि इनके पास यदि 25 जैकेट हैं तो मेरे पास 10 हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि 25 जैकेट मेरे पास होनी चाहिए। सर, चाहे उन तक रहे तो बहुत अच्छा है। चाहे नहीं, मैं चाहे उसको इस्तेमाल करूं ना करूं। तो ये जो केवल प्रतिस्पर्धा से जुड़ी जो एक तरह से कोशिश है कि अपने दूसरे दुश्मन से आगे बढ़कर रहना है, वो बिना वजह के देशों को इस होड़ में घुसा देती है, जिसका कोई फायदा नहीं। आखिरी सवाल यही है कि ये न्यूक्लियर ताकत, ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसमें बहुत- कोई बहुत- समझदारी दिखाएगा या यूं ही सब अपने ताकत दिखाते रहेंगे, और इसमें ऐसा ना हो कि कोई रेडिएशन लीक हो जाए और उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो? वो पॉसिबिलिटी तो रहेगी। देखिए, हम न्यूक्लियर जो साइंस है, न्यूक्लियर साइंस, उसको पीसफुल पर्पस, क्योंकि इंडिया की तो पॉलिसी रही है एटम फॉर पीस करके, और जो हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है अभी बहुत सारे ऑपरेटिव हैं, तो एक जो पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट की, आप देखिए चर्नोबिल का है, फिर जापान का हुआ, ये पॉसिबिलिटी तो रहती है, क्योंकि आप न्यूक्लियर जब लीक्स हाँ, की क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, कितना भी कर लो, एक जो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, हालांकि वो सिविलियन प्रोग्राम थे, सिविलियन प्रोग्राम, जबकि परमाणु बम और भी खतरनाक। वो तो आपने कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप तो फिर जान के फेंक ही रहे हैं कि ये लोगों को मारना है। लेकिन यही है कि 150 बार आप कैसे इस्तेमाल कर देंगे, आप एक ही बारी कर पाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं अगली बारी के लिए। और दूसरा ये कि ये स्टेटमेंट का जो मुझे लगता है कि सर, ये साउथ एशिया में भी ये जो आर्म रेस है, न्यूक्लियर आर्म रेस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान और ये जो बाकी और जो कंट्रीज हैं, ये बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें एक बात जोड़ना जरूरी हो गया यहाँ पर कि आप देखें कि ये जो क्या फिर से परीक्षण शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग भारत में कहना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 2008 से हमारे थर्मोन्यूक्लियर वेपन पर प्रश्न उठ गए थे। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं एक अवसर हो सकता है कि हम फिर से टेस्ट करके ये पक्का तय कर लें
कि हमारे थर्मोन्यूक्लियर बम की कैपेसिटी हमारी बनाने सर की वही बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सक्षम तो पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा इस अपॉर्चुनिटी को, बिल्कुल। इस स्टेटमेंट को जो छुपे रूप से कर रहे थे उनके यही- लिए तो एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। यही मैं अभी थोड़ी देर सबसे बड़ा पहले जो सेम चीज हाँ, प्रोग्राम में यही खतरनाक बोल रहा चीज था। होगी उसमें ये होगा, और ये जो है आप देखिए, मतलब वो कहते हैं ना चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा एक तरीके से। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद आपके कुछ कंफ्यूजन दूर हुए होंगे और ट्रम्प साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया उसके पीछे की भी वजह आप समझे होंगे। लेकिन ट्रम्प साहब, अगर आप ऐसा कोई भी कदम चाहे बयानों से ही आगे बढ़ा रहे हैं तो याद रखिएगा, इतिहास आपको विजेता नहीं विनाशकारी मानेगा। इसलिए आपको तय करना है और वर्ल्ड लीडर्स को तय करना है कि उनको पावर चाहिए, वो पावर चुनना चाहते हैं या पीस। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और आप फिर मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली बार आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।